सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में, राइट। तो इस चैप्टर से मैक्सिमम चांसेस रहते हैं क्वेश्चंस के आने के, मैंने जैसे पहले भी हमेशा कहा हुआ है। तो जो सबसे पहली चीज हम अगर हम बात करते हैं सेल साइकिल और डिवीजन में, तो हमें मालूम है कि एक सेल को अपनी ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलरली टाइम पीरियड चाहिए जहां पर वो नए सेल्स बना सके और फिर डिवाइड कर सके। मतलब कि ओवरऑल कहाँ पर उसकी डुप्लीकेशन ऑर्गेनल्स की कैसे होनी है, डीएनए की रेप्लिकेशन कहाँ होनी है, किस स्टेज पे होनी है, किस तरीके से पूरी ग्रोथ जो होगी, उन सबको इंक्लूड किया जाता है किसमें, सेल साइकिल में। तो नॉर्मली अगर हमें पूछा जाएगा सेल साइकिल क्या है, हम बोलेंगे ये क्या है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, या आप टाइम पीरियड बोल सकते हो, जहां पे एक सेल डुप्लीकेट कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है, और उसी तरीके से नए डॉटर सेल्स को बना रहा है, राइट। सबसे पहले चीज जो हम इसमें बात करते हैं वो हम बात करते हैं इसके फेसेस के बारे में। इफ यू टॉक ऑफ इट्स फेजेस, या आप स्टेजेस बोल सकते हो, तो हम मेनली इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक आता है हमारा इंटरफेस, और दूसरा हमारा आता है एम फेज, राइट। इंटरफेस, सबसे पहली बात, इंटरफेस की अगर आप बात करोगे, तो इंटरफेस आपका वो फेस है, दो अगर हम साइकिल बनाते हैं, तो हम साइकिल में अगर बनाओगे, तो साइकिल में हमें मालूम है कि फेजेस को हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड किस किस में होगा, एक सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा फेज, सबसे लॉन्गेस्ट फेज रहता है हमारा, वो इंटरफेस रहता है। और उसके बाद जो एक फेज रहता है आपका, वो आपका रहता है एम फेज, राइट। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक का फेज जितना भी है, हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। और इसी इंटरफेस को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू G1, S एंड G2 फेज, राइट। और एम फेज डिपेंड ऑन कि वो माइटोसिस है या मियोसिस है, डिपेंडिंग ऑन दैट उसके फर्दर हम जो है फेजेस को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, राइट। तो सबसे बड़ा फेज हमारा यहाँ रहता है G1 फेज, उसके बाद S फेज रहता है हमारे पास, और फिर रहता है हमारा G2 फेज। तो ये हम फेसेस को यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये फेस हमारा आ गया यहाँ पे G1 S फेस, और ये आ गया हमारा यहाँ पर G2 फेस, राइट। तो इंटरफेस, सबसे पहले हमने क्या बोला, इंटरफेस हमारे पास दो एम फेसेस के बीच का जो टू सक्सेसिव एम फेजेस होते हैं, उनको आप क्या बोल सकते हो, इंटरफेस। मतलब इस एम फेस और दूसरे एम फेस के बीच का जो टाइम पीरियड ये बचा, ठीक है, जो ये फेस है बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेस, हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरफेस। जहां पे एक सेल जो है वो अपने आप को क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है फॉर सेल डिवीजन। क्योंकि हमें मालूम है एन फेज में जो है सेल अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है। और एम फेज हमने क्या बोला, दैट इज द एक्चुअल सेल डिवीजन फेज, जहां एक सेल जो है, जो भी उसने इंटरफेस में चीजें बनाई हुई है, उनको यूटिलाइज करके अपने आप को डॉटर सेल्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। सबसे पहले ये मोटा मोटा हम लोगों को समझ आ गया, फेजेस में दो स्टेजेस है, इंटरफेस है हमारे पास एक, और दूसरा है हमारे पास क्या, एम फेज। इंटरफेस को आप दोबारा से डिवाइड कर सकते हो इनटू G1 S एंड G2 फेज। और एम फेज डिपेंडिंग ऑन वो माइटोसिस है या मियोसिस है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे टू डॉटर सेल्स या फोर सेल्स बनेंगे, राइट। अब तभी ये साइकिल है, ये वेरी करता है हर ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि हमें इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ये सेल में हमें मालूम है कितना, दैट इज 90 मिनट्स। और एक ह्यूमन की बात करोगे, तो ह्यूमन में कितना लगता है हमारे पास, 24 आवर्स, राइट। और ये 24 आवर्स भी जो है हमें डिवाइड किए हैं G1 S और G2 फेज में। G1 फेज की अगर आप बात करोगे, तो G1 फेज में जो है लगभग आपका सबसे लॉन्गेस्ट फेज G1 रहता है, 8 से 12 घंटे तक, राइट। जिसमें आपके पास सबसे ज्यादा
तकरीबन 33 से 50% जो है यहाँ पर सिंथेसिस। उसके बाद एस फेस आपका 6 से 8 और तक रहता है, 30 मतलब 25 से 33%। और आपका जो G2 फेस है आपका, ये आपका 1 और तक रहता है, लगभग 15%। तो सबसे लॉन्गेस्ट फेस आपको पूछा जाएगा इंटरफेस है। इंटरफेस में भी सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, दैट इज G1, फिर S, और फिर आएगा आपका G2 फेस, राइट। अब वन बाय वन करके हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरफेस के बारे में। सबसे पहले हमने बात की इंटरफेस, जैसे कि हमें ऑलरेडी समझ आ गया है कि इंटरफेस क्या है। तो आपको याद रखना है ये एक लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग ग्रोइंग फेज है, जहां हमने बोला क्या कर रहा है, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट करता है सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव स्टेज को, राइट। क्योंकि यहाँ पे सेल जो है वो किस सेल साइकिल में जो सेल है अपने आप को ग्रो भी करेगा और अपने डीएनए की रेप्लिकेशन भी करेगा। लेकिन इन बिटवीन यहीं पर अगर हम बात करें, जब एक सेल ग्रो कर रहा है या सिंथेसाइज कर रहा है, तो वो अपने जितने भी मॉलिक्यूल्स उसको चाहिए वो सब यहाँ बनाएगा। साथ ही साथ इस फेज को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एज सच यहाँ पे सेल अपने आप को क्या कर रहा है, क्योंकि सेल यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है, वो डीएनए की रेप्लिकेशन करवा रहा है, लेकिन एज सच देयर इज नो सेल डिवीजन, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जितनी भी चेंजेस आएंगी सेल के न्यूक्लियस वगैरह में आएंगी, और इसके बाद सेल एंटर करेगा फॉर इट्स डिवीजन। अब इंटरफेस में हमने यहाँ पर बोला, इन बिटवीन जब हम सारे फेसेस पढ़ते हैं, जैसे कि इसका सबसे पहला हमारा आता है जीवन फेस। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या याद रखनी है हमें, जीवन फेस में एंटर जब भी एक सेल करेगा, तो जीवन फेस में क्या क्या होता है, सीक्वेंस याद होगी हमें। सीक्वेंस अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप बोल सकते हो G1, देन S, देन G2 एंड देन M फेस। ये सेल कितना, 90 मिनट्स। ये ऐसी चीजें हैं जहां टिपिकली जो आपको याद रखनी है, ठीक है। देन इसके बाद G1 फेज की बात की जाए, तो G1 फेज जो है वो इंटरवल है किस किस का, हमने जैसे अभी डायग्राम में देखा। अब एस फेज जो है इसको हम सिंथेटिक फेज बोलते हैं, जहां पर डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, और तो मतलब एम और सिंथेटिक फेज के बीच का जो फेज है आप उसको G1 फेज बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन किसी तरीके से टिल्टेड आ सकता है, आपको याद रखना है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली ही आपने उनको क्या करना है, मार्क करना है, राइट। दूसरी चीज भी हमें यहाँ समझ आ गई, तो इंटरफेस और इसमें हमें ये चीज समझ आ गई है। जीवन फेस को हमने बोला जीवन फेस बोल सकते हो, आप इसको गैप वन फेस बोल सकते हो, जहां पे माइटोसिस होगी। और ये किस किस के बीच है, माइटोसिस और मतलब एम फेज और एस फेज के बीच का जो इंटरवल है आप उसको क्या बोलते हो, जीवन फेज। यहाँ पर सेल जो है आपका, इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, राइट। मेटाबॉलिकली एक्टिव है यहाँ हमारा सेल, लेकिन सेल जो है यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करेगा। दिमाग में याद रखेंगे, डायरेक्टली दिमाग में याद हो जाना चाहिए, एस फेज में जो है डीएनए अपनी रेप्लिकेशन करता है। यहाँ पर सिर्फ हमने क्या बोला, माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन का बीच का जो फेज है, एम और एस के बीच का फेज है, उसको आप G1 फेज या फिर आप गैप फर्स्ट फेज बोल रहे हैं। क्लियर बात? यहाँ पे सेल अपने आप को क्या करेगा, उसका साइज जो है ग्रो करेगा। मेटाबॉलिक कैसा है, एक्टिव है, सेल का साइज यहाँ पे ग्रो कर रहा है। जो भी उसको एटीपी न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह चाहिए होंगे, यहाँ पर उन चीजों को क्या करेगा, सेल सिंथेसाइज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से जो है एक सेल ग्रो करता जाएगा कॉन्टिन्यूसली, और उसकी जो भी न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह एस फेज में उसको चाहिए वो यहाँ पर इकट्ठा करना शुरू कर देगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है, जितने भी ऑर्गेनल्स की डुप्लीकेशन होती है मैक्सिममली, बाकी एक पढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया और उनकी वो आगे होती है, लेकिन ऑर्गेनल्स की डुप्लीकेशन यहाँ होती है, डायरेक्टली आपको याद रखनी है, राइट।
ऑर्गेनल्स की मोस्टली जो ऑर्गेनल्स की डुप्लीकेशन होती है वो कहाँ होती है? आपके G1 फेज में, ठीक है। और G1 फेज जो है वो वैरी करता रहता है अकॉर्डिंगली कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है या सेल कैसा है, या सेल को कितनी जल्दी जरूरत है डिवाइड करने की। जितनी जल्दी जरूरत होगी उतना फ्रिक्वेंटली जो है सेल क्या करेगा? शॉर्ट रहेगा। लेकिन अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो सेल G1 फेज भी अब आराम से उस फेज को क्या करेगा? ग्रो। लेकिन इन बिटवीन दिस अगर हम बात करें, हमारे पास एक फेज और आता है के आगे जिसको आप बोलते हो G0 फेज। G0 फेज या फिर आप जिसको बोलोगे क्यूसेंट स्टेज या क्यूसेंट फेज बोल सकते हो। तो क्यूसेंट स्टेज क्या है? यहाँ पर भी आपको याद रखना है, सेल जो है वो मेटाबॉलिकली क्या है? मेटाबॉलिकली इट इज एक्टिव। लेकिन सेल जो है यहाँ पर कोई भी सेल डिवीजन नहीं करेगा, बट देयर इज नो सेल अगर उसको जरूरत नहीं है तो वो नहीं करेगा। मतलब ये आप बोल सकते हो, ये सेल में हमारे पास जैसे हमने बात की, ऐसे सेल्स जो क्या करते हैं? जीवन फेज को एग्जिट कर देते हैं, जैसे हमारे नर्व सेल, ठीक है, जैसे हमारे हार्ट के सेल, जहां पर उनको अगर जरूरत पड़ेगी, इंजरी सेल डेथ हो गई है, इस फेज से निकल गए हुए हैं, तो G0 फेज हमने बोला वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं जो एंटर कर जाते हैं G0 फेज में। और इस फेज में सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, लेकिन उनकी सेल डिवीजन नहीं होती जब तक कि वो वापस, जैसे कि अगर कुछ सेल्स को चाहिए कि वो दोबारा डिवाइड करें, मतलब वो एक टेम्पररी बेसिस पर जो है वो वहां चले जाते हैं, लेकिन अगर वो दोबारा से अपनी कैपेसिटी रिगेन कर लें डिफरेंशिएशन की, तो वो वापस से आकर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे नर्व सेल्स मैंने बोला, हमारे हार्ट के सेल्स बोला, या प्लांट में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो इस स्टेज को क्या कर देते हैं? एग्जिट करके G0 फेज में चले जाते हैं। तो हमने क्या बोला कि जब सेल्स ओकेजनली डिवाइड करें, अगर कुछ कोई सेल वहां पर इंजरी हुई है कुछ, उनको रिप्लेस करने के लिए, तब ये सेल रिगेन करते हैं कैपेसिटी। अनलेस एंड अनटिल तब तक कहा ना जाए, तब तक ये एग्जिट ही रहते हैं पार्ट से। तो आप क्या बोलते हो? G0 या फिर क्यूसेंट स्टेज में आपको क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि G0 स्टेज जो आपकी है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है या इनएक्टिव होती है? तो आपको याद रखना है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लेकिन यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होती। सिमिलरली इंटरफेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। इंटरफेस को रेस्टिंग फेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पे भी सेल डिवीजन नहीं होती, इस वजह से उसको रेस्टिंग फेज बोला जाता है। लेकिन मेटाबॉलिकली अगर देखोगे तो ये फेजेस सारे कैसे हैं? एक्टिव फेजेस हैं। तो आपको इतनी सी बात जो है वो याद रखनी है अबाउट द G1 एंड G0 फेज के बारे में। तो यहाँ तक जो है बात क्लियर हो गई है। cells which are not dividing are likely be to at which stage? आप बोलोगे G0। क्लियर? सीक्वेंस भी क्लियर, ये भी चीजें क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी के आगे हम। नेक्स्ट फेज आता है हमारा यहाँ पर कौन सा? एस फेज। तो आपने सिंथेटिक फेज भी बोल, सिंथेटिक फेज बोल रहे हो या फिर आप इसको क्या बोल रहे हो? आप इसको सिंथेसिस फेज भी बोल सकते हो, एस फेज बोल सकते हो। ये फेज जो है यहाँ पर डीएनए अपनी क्या करता है? रेप्लिकेशन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको जो यहाँ याद रखनी है कि अमाउंट ऑफ डीएनए जो है यहाँ पे डबल होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो है वो कैसे रहते हैं? कांस्टेंट। क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, राइट। अगर अमाउंट जो है वो 2C है यहाँ पर, तो वो डबल हो जाएगा 4C में। लेकिन क्रोमोसोम नंबर अगर वहां पर पहले से ही क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46 हैं, तो क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे, में एज सच कोई भी चेंज नहीं आने वाली। अगर क्रोमोसोम नंबर वहां पर 23 है, तो वो आफ्टर दैट भी क्या रहेंगे? 23 ही रहेंगे। एज सच देयर इज नो चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर, राइट। एक बात ये इंपॉर्टेंटली यहाँ पे याद रखनी है, इसमें गलती नहीं करनी है। इनिशियल अमाउंट डीएनए का अगर 2C है आपका,
वो बाद में जाकर डबल हो जाएगा, 4C हो जाएगा। दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड डबल हो रहा है यहाँ पर, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमें याद रखनी है, इस फेज में आपके पास जो है देयर इज सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, राइट? क्या है यहाँ पर, क्या हो रहा है आपके पास इस फेज में, डीएनए की रेप्लिकेशन और साथ साथ में आप बोलोगे सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन, राइट? वो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कवर होगी, ये याद रहेगी। 2C और 4C की अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी हमेशा बोला है कि क्रोमोसोम में हमारे पास एज सच अभी जो है क्रोमोसोम नहीं बने होते हैं, क्रोमैटिड्स होते हैं, राइट? और वही क्रोमैटिड जो है आपके पहले जो है ऐसे होंगे, देन क्या हो जाएगा, एक थ्रेड और बन जाएगा। अगर ये यहाँ पे इस तरीके से है, ये एक थ्रेड और बन जाएगा। दैट मीन्स पहले अगर आपके पास जो दो थे, एक ये था एक ये था, किसी की दोबारा डुप्लीकेशन हुई, ये टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। दैट मीन्स क्रोमैटिड्स हैं उनका नंबर डबल हो रहा है। लेकिन क्रोमोसोम अगर आज सच देखोगे, ये भी एक ही क्रोमोसोम है, राइट? और इसको भी एक ही क्रोमोसोम बोलते हैं। फर्क क्या होता है, क्रोमैटिड आर्म्स का फर्क होता है। ये एक क्रोमैटिड आर्म है, यहाँ पर 2 क्रोमैटिड आर्म्स है, राइट? ये मैंने हमेशा चीज बोली है, ये सिंगल, इसको आप क्या बोलोगे, सिंगल क्रोमैटिड। यहाँ पे आपके पास डबल क्रोमैटिड है, लेकिन ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम। तो यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ, उसका डीएनए कंटेंट जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर के साथ साथ इंपॉर्टेंटली क्या होता है इस फेज में, इस फेज में जब आपका सेल जो है, जब वो एंटर, मतलब इस फेज में, तो यहाँ पे आपके पास जो भी डीएनए वगैरह है उसका रिपेयरिंग वगैरह भी यहीं पे, ठीक है? मतलब चेकिंग वगैरह अगर देखोगे कि म्यूटेशन वगैरह को चेकआउट करना है, तो वो चीजें भी यहीं पर होती हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि डीएनए मॉलिक्यूल जो भी यहाँ पे बना रहे हैं नए क्रोमैटिड फाइबर्स, वो अटैच रहेंगे पेयर में, या दो दो सिस्टर क्रोमैटिड में बनेंगे, और फिर जाकर वो जो है एक पॉइंट से अटैच हो जाएंगे, जिस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, यू कॉल्ड इट एज सेंट्रोमेयर, राइट? और एनिमल सेल की अगर आप बात करो, जब वो इस फेज में जाता है तो डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होती है, सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होती है। ये दिमाग में रखोगे हमेशा चीज यहाँ पे बात, कि अगर आपसे पूछा जाएगा सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन कहाँ होती है, आप बोलोगे सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होगी, राइट? लेकिन जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो कहाँ पे होगी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप बोलोगे वो कहाँ पे होगी, उसके न्यूक्लियस पार्ट में, राइट? उसके अलावा यहाँ से सेंट्रियोल्स जो है वो ट्रांसफर होंगे, उनका मेन काम कहाँ पे जाकर होगा, एम फेज में जाकर। अब मुझे बताओ कि सेंट्रियोल्स जो है, मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक बोला एनिमल सेल, अब समझ आ गई होगी एनिमल सेल क्यों बोला, क्योंकि प्लांट सेल्स में देयर इज नो सेंट्रियोल, राइट? क्योंकि सेंट्रियोल हमें मालूम है सिर्फ जो है एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई वहां पर हमारे पास जो है सेल फरो बनता है, और प्लांट सेल में हमारे पास जो है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, ठीक है? और ये सेंट्रियोल्स जो है ये फर्दर ऑन जो है हमारे एम्फेस में काम आएंगे। ये भी दो क्लियर हो गए। डीएनए पॉलीमरेज वगैरह यहाँ पर बनेंगी, हिस्टोन प्रोटीन के लिए जो चीजें चाहिए वो यहाँ पे सिंथेसाइज होंगी। बस मेन चीज आपको याद रखनी है डीएनए रेप्लिकेशन, और दूसरी मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनल्स की डुप्लीकेशन कहाँ पर हो रही है, आप बोलोगे G1 फेज में हो रही है, ठीक है? G0 फेज भी क्लियर, S फेज भी। फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट फेज इज G2 फेज। G2 फेज को आप गैप 2 फेज भी बोलते हो, या फिर अगर आपको बोलना है इसको सेकेंड गैप फेज, या फिर किसके बीच का फेज है, S और M के बीच का जो फेज है आप उसको G2 फेज बोलते हो,
राइट। अब मोस्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे बनते हैं ट्यूबलिन प्रोटीन। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिमाग में याद रखनी है कि आपके पास जो पूछा जाए अगर आपसे ट्यूबलिन प्रोटीन जो है वो कहाँ पर बनते हैं, तो आप लोग बोलोगे ट्यूबलिन प्रोटीन की सिंथेसिस जो है आपकी दैट विल स्टार्ट कहाँ पर, एट द जी फेज। क्लियर। और वो ट्यूबलिन प्रोटीन हम लोगों को कहाँ पे चाहिए, वो ट्यूबलिन प्रोटीन जो है फर्दर हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स बनाने के काम आएंगे, जो कि फर्दरली सेल डिवाइड करने के काम आएंगे इन द एम फेज। ये भी क्लियर। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो हमारे पास भाई चीफ मिनिस्टर की जो है हमारे, वो कहाँ पर आप बोल पूछा जाएगा वो कहाँ डुप्लीकेट होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर जी कहाँ पर डुप्लीकेट होंगे, वो आपके G2 फेज में। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स कहाँ डुप्लीकेट होती है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट इन द G1 फेज। बट कौन कौन सी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी अपरेटस, ये तीनों की तीनों G2 फेज में जो है क्या होती हैं, डुप्लीकेट। ठीक है। तो डीएनए सिंथेसिस रुक गई, सेल यहाँ पर जो है बाकी जितना भी उसको आरएनए प्रोटीन कंटेंट जो भी बनाना होगा वो बनाएगा, ताकि नेक्स्ट फेज में उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है। और इसी तरीके से हमने जैसे ऑलरेडी बात की है हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक की, तो प्लांट्स में जो है, प्लांट्स में जो भी सेल है वो उसमें माइटोटिक डिवीजन जो है वो हैप्लॉइड उसमें भी हो सकती है, डिप्लॉइड सेल में भी हो सकती है। लेकिन एनिमल के केस में अगर आपसे पूछा जाएगा, एनिमल हमेशा डिप्लॉइड ही होगा। ठीक है। तो एनिमल्स में माइटोटिक डिवीजन सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में ही देखी जाती है, लेकिन प्लांट सेल्स में अगर देखना हो वो हैप्लॉइड भी हो सकता है, वो डिप्लॉइड भी हो सकता है। क्लियर बात। यहाँ तक G2 फेज की इंपॉर्टेंट चीजें भी होगी हम लोगों को क्लियर। अब इन बिटवीन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें याद रखने हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, वो आपको याद रखने हैं आपके चेक पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट बस इसमें याद रखनी है। देन इसके बाद आपको चेक पॉइंट्स याद रखने हैं, और उन चेक पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास चेक पॉइंट्स में देखो क्या है, चेक पॉइंट्स क्यों है, या फिर आप जिनको रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स बोल सकते हो, ये पॉइंट्स ये डिसाइड करने के लिए होते हैं कि पिछली वाली फेज में वो चीज सही बनी है या नहीं बनी है। तो एक सेल डिसीजन लेता है जब वो G1 फेज में जा रहा है। ठीक है। अब उसको हमने वहां से बोला वो क्यूसेंट फेज में जा सकते हैं, कंडीशन चेंज हो गई, वो वापस G1 फेज में भी आ सकता है, राइट। तो पहला रेस्ट्रिक्शन पॉइंट जो है आपका, दैट इज इन बिटवीन G1 एंड S फेज। ठीक है। सबसे पहला चेक पॉइंट आपका जो आ जाएगा, दैट इज यहाँ पर आ गया आपका पहला रेस्ट्रिक्शन, G1 और S फेज के बीच में आपका पहला चेक पॉइंट। और दूसरा आपका रिस्ट्रिक्शन पॉइंट जो है, जो सेल साइकिल कंप्लीट करता है, वो आता है आपका G2 और M के बीच। मतलब ये वाला आपका मेजर चेक पॉइंट ये है, क्योंकि ये चेकआउट करेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन सारा सामान बन गया है या नहीं बना है, और ये चेकआउट करेगा कि सब चीजें जो है डिवीजन के लिए हो गई हैं या नहीं। क्योंकि यहाँ से एक बार अगर ये क्रॉस कर जाता है, ठीक है, एक बार इस रिस्ट्रिक्शन पॉइंट से ये चीज क्रॉस कर जाती है, तो सेल साइकिल की डिवीजन को हम रोक नहीं सकते। तो उसके बाद जाकर जो है हमारा ये दूसरा, दैट मीन्स दिस वन इज द मेजर वन एंड दिस इज द माइनर वन, ये आगे दो चेक पॉइंट। तो पहला चेक पॉइंट इज इन बिटवीन G1 से S के बीच में है, और दूसरा चेक पॉइंट जो है वो आपका G2 और M के बीच में, राइट। अब के अलावा आपको क्या याद रखना है, इन सबको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास जो है वो क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन, जिनको आप बोलते हो साइक्लिन प्रोटीन। ठीक है। साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस एंजाइम्स होती है। ठीक। अब ये प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट करती है, साइक्लिन्स क्या है, वो प्रोटीन है जो क्या करती है, एक्टिवेट करती है प्रोटीन काइनेस को, ताकि एक सेल साइकिल को रेगुलेट करके चलाया जा सके। जैसे कि हमने बोला G1 और S के बीच में जो है यहाँ पर एक साइक्लिन होगी G1 साइक्लिन। आपको मेन फोकस याद रखना है अबाउट द चेक पॉइंट्स।
ठीक है, और इसके साथ काइनेज एंजाइम दैट इज सीडीसी होती है। फिर G2 और M के बीच में भी हमारे पास होते हैं, वहां पर हमारे पास होते हैं MPF फैक्टर दैट इज द मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, और माइटोटिक साइक्लिन और CDC2 काइनेज होती है दोनों जगह। ठीक है, हम लेकिन सिर्फ हमको मेन फोकस याद रखना है चेक पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि एनसीईआरटी में चेक पॉइंट्स का मेंशन नहीं किया है। क्वेश्चन चेक पॉइंट्स पे आया हुआ है, आप पीवाईक्यू चेक कर सकते हो, तो उनके ऊपर आपको चेक पॉइंट्स पूछेंगे कि चेक पॉइंट कहाँ पर है। ये भी बात क्लियर हो गई। ये आ गया हमारा पूरा का पूरा इंटरफेस, जो कि मैक्सिमम 95% जो है ऑक्युपाई करता है। बचा 5%, 5% हमारा होता है कौन सा फेस? एम फेस। अब इस एम फेज की अगर आप बात करो, जिसको आप हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, माइटोसिस या एम फेज की बात कर रहे हैं हम लोग, जहां पे एक्चुअली सेल डिवीजन होनी है। क्वेश्चन आया था, याद होगा आप लोगों को, इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल, राइट? इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। यहाँ पर अब जो भी कंपोनेंट्स आए हैं इस फेज में क्या करने के लिए आए हैं, ताकि वो जब भी दो डॉटर सेल्स बनाए, हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, जब भी वो दो डॉटर सेल्स बनाए तो वो इक्वली एक इवन मैनर में उनको क्या करे, दोनों सेल में वो चीजें डिस्ट्रीब्यूट, चाहे वो ऑर्गेनल्स हैं, चाहे वो आपके पास उसका सेलुलर कंटेंट है, चाहे उसके क्रोमोसोम्स हैं, राइट? तो एम फेज को आप फर्दरली डिवाइड कर सकते हो दो फेजेस में, वन इज साइटोकाइनेसिस एंड अनदर वन इज कैरियोकाइनेसिस। एक आ गया आपका साइटोकाइनेसिस और एक आ गया आपका कैरियोकाइनेसिस। अब जब ये दोनों फेजेस की आप बात करते हो, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब हुआ न्यूक्लियस की डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब हुआ साइटोप्लाज्म की डिवीजन, राइट? तो पहले सबसे पहले सेल में अगर आप देखोगे, दोनों के दोनों बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक में न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है और एक में हमारे पास साइटोप्लाज्म की, राइट? अब सबसे पहले जो है इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, एंड आफ्टर दैट इट विल लीड्स इनटू द साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस की अगर आप बात करो, यहाँ पर माइटोसिस में भी हम इनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इनटू द फेजेस, वी कॉल्ड इट एज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये जैसे लिखा है ऊपर भी, आप फेजेस देख सकते हो साथ साथ, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। फिर बात, ये आ गया आपकी कैरियोकाइनेसिस। अब जब हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की, माइटोसिस के सुनते ही हमारे दिमाग में बात आ जाती है, माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन, जहां पे चीजें बराबर बंटने वाली है, एक सेल से दो सेल बनने वाली है, लेकिन क्रोमोसोम कंटेंट सेम रहने वाला है। अगर ये आपका एक सेल है, सेल में अगर आपके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो आफ्टर गोइंग टू द डिवीजन इसमें भी 46 होंगे और इसमें भी 46, ओके? दैट मीन्स डिवीजन जो है वो इक्वली, पेरेंट सेल जो है वो अपने दोनों डॉटर सेल्स को आइडेंटिकली सिमिलरली चीजें देगा, ठीक है? इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट के पास जो क्रोमोसोम नंबर होता है, वही उनके बच्चों के पास भी वही क्रोमोसोम नंबर होता है। अब माइटोसिस की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले माइटोसिस के ऊपर पूछा जाता है कि माइटोसिस, अगर क्वेश्चन पूछा गया हो, माइटोसिस को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? दैट इज स्ट्रासबर्गर के प्लांट सेल में, और फ्लेमिंग ने, वॉल्टर फ्लेमिंग थे, उन्होंने एनिमल सेल में किया। फिर बात, और टर्म टर्म जो थी वो भी फ्लेमिंग ने ही दी थी, ठीक है? अब माइटोसिस जो है हमें मालूम है, हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, मियोसिस अगर बात की जाती है तो वो जर्म सेल्स के ऊपर बात की जाती है, और माइटोसिस जो है हमेशा हमारी बॉडी सेल्स में, दैट मीन्स सोमैटिक सेल्स में ही हमेशा डिवीजन, राइट?
हमारे सोमैटिक सेल डिवाइड करेंगे, बॉडी सेल्स डिवाइड करेंगे और वहां से जाकर जो है नए सेल बनेंगे। दिमाग में हमेशा क्लियर चीज है बात, गोनाड्स की बात आएगी, जर्म सेल्स की बात आएगी, तो वहां पर जर्म सेल्स गोनाड्स में पहले मियोसिस होती है एंड आफ्टर दैट जो उसका सेकेंड फेज होता है इट विल सिमिलरली एज द माइटोसिस। ठीक है, तो गोनाड्स का जो सेकेंड मतलब गोनाड्स या जर्म सेल्स के जो मियोसिस जब होती है उसके जो सेकेंड फेज होता है वो सिमिलरली आपका माइटोसिस की तरह ही होता है। या फिर आप बात करो प्लांट सेल में भी, तो प्लांट सेल में कोई भी सेल मेरिस्मेटिक टिश्यू जो भी है, चाहे वो आपकी लीव्स का हो, फ्रूट का हो, उसकी ग्रोथ जो भी होती है वो भी किसके थ्रू होती है, सिर्फ माइटोसिस के थ्रू ही होती है। अब इन टर्न हम लोगों को चीजों के बारे में पता है, तो हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि कैरियोकाइनेसिस जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम जानते हैं कि न्यूक्लियस की डिवीजन, न्यूक्लियस की मूवमेंट होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टली अबाउट द प्रोफेज, राइट। नाम से अगर हम बात करें, देखो लेकिन हमेशा दिमाग में याद रखना मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो मियोसिस वाले पार्ट से आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोफेज की। अगर बात करो, नाम से पता चल रहा है प्रो मतलब पहले, है ना, और फेज मतलब वो स्टेज। तो प्रोफेज इसका मतलब पहली स्टेज, आपको सीक्वेंस याद है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टेलोफेज। तो आपके पास यहाँ से डायरेक्टली जो है सेल एंटर करेगा आफ्टर द इंटरफेज, जैसे ही उसने कंप्लीट किया इंटरफेस से डायरेक्टली इट विल एंटर इनटू द प्रोफेज, राइट। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन बिटवीन आपके जितने भी आपके इंटरफेस के साइकिल्स आ रहे हैं उसके इन बिटवीन आ रहा है प्रोफेस। तो एक प्रोफेस से आप बात करोगे, एक पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, फिर जाके दोबारा से प्रोफेस स्टार्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो है वो क्या होती है, कंडेंसेशन। जो भी आपका क्रोमैटिन मटेरियल है कि क्या होगी, कंडेंसेशन। अब यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड जो हैं वो क्या होते जाएंगे, वो थोड़ी थोड़ी आपकी कंपैक्ट होते जाएंगे और वो क्रोमोसोम की शेप लेने। अब ये वाला पार्ट कहाँ से आपका डील करता है, ये पार्ट आपका मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस से भी डील करता है और सेल में जहां आप हिस्टोन प्रोटीन्स बात करते हो, न्यूक्लियोसोम मॉडल की बात करते हो, वहां से डील करता है। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है क्रोमैटिन मटेरियल जब बनता है वहां पे हमारे बीट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। देन इसमें जो है सुपर कॉइलिंग होती है, सुपर कॉइलिंग होते होते जो है हमारे पास इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम मॉडल, राइट। जहां पर हमारे पास जो है डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन्स, पीछे हमने जिक्र किया हिस्टोन प्रोटीन्स का, तो बाइंडिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स काम करते हैं और हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे पास 5 टाइप के होते हैं। 4 हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर बनता है जहां डीएनए उसके ऊपर लपेट जाता है। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। और H1 जो है हिस्टोन प्रोटीन उसके ऊपर बाइंड अप कर जाता है और वहां से हमारा एग्जैक्टली एक क्रोमोसोम पूरा पैकेजिंग हो जाती है और फिर बनता है हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर एक क्रोमोसोम जो है वो कैसा दिखेगा, डबल। दैट मीन्स आपको यहाँ पर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स देखने को मिलेंगे। फिर बात, और इन बिटवीन इसके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, इन बिटवीन आपको देखने को मिलेगा इसके बीच में सेंट्रोमियर देखने को। ठीक है, ऑल दो अगर आपको स्टेजेस की बात की जाए, ये तो मैंने डायरेक्ट प्रोफेज की बात की, अगर आपसे पूछा है अर्ली प्रोफेज में, तो अर्ली प्रोफेज में इतना विजिबल नहीं होता है, लेकिन एंडिंग वाले जो आपके प्रोफेज है वहां पे आपको इट इज क्वाइट विजिबल, अच्छे से दिखता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स जो है एट अर्ली स्टेजेस विल लुक लाइक अ बॉल ऑफ वूल। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, यू कॉल्ड इट एज प्रीम स्टेज। ठीक है, और यहाँ पे हमने बात की थी कि वहां पे स्पेस पे सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन हुई थी। यहाँ पे वो सेंट्रियोल जो है वो क्या करना हो जाएंगे, मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। आप यहाँ पे साथ साथ डायग्राम देख सकते हो, देखो ये प्रोफेस है आपका, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं क्रोमैटिड आर्म्स दिख रही हैं, डबल हो गई हैं, और ये आपके सेंट्रियोल्स जो आपको दिख रहे हैं, ये आपके सेंट्रियोल्स जो है ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गए। ठीक है, और जैसे जैसे ये यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये इनके इसमें स्पिंडल फाइबर्स जो है वो इनिशिएट हो जाएंगे निकलना। क्लियर बात।
सेंट्रियोल्स मूव अपोजिट पोल्स की तरफ, ठीक है। साथ साथ पे स्पिंडल स्पिंडल जो है, आपके स्पिंडल अपरेटस वगैरह जो है वो इनिशिएट हो जाएंगे। स्पिंडल अपरेटस इनिशिएट होने के बाद अगर आप बात करो तो आपके पास जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, लास्टली एट द एंड पूछा जाए आपसे, एट द एंड ऑफ प्रोफेज। तो जैसे ही आपका एंड होगा प्रोफेज का, माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिखेगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगी और ना ही न्यूक्लियोलस दिखेगा। तो दैट मीन्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज ये सब चीजें जो है वो क्या हो जाती हैं, डिसअपेयर हो जाती है। प्रोफेज की ये 4 बातें हमें याद रखनी है सिंपल। पहला, कंडेंसेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्रोमोसोम की शेप आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्रोमोसोम की शेप आने लगेगी, देन वहां पे 2 क्रोमैटिड्स बन जाएंगे, 2 क्रोमैटिड आर्म्स बन गई अगर वहां पर, तो सेंट्रियोल्स मूव करना शुरू कर जाएंगे। जैसे ही सेंट्रियोल्स आपके मूव करने लगेंगे अपोजिट एंड्स वाली तरफ, एट द एंड ऑफ द प्रोफेस आप क्या बोलोगे, एट द एंड ऑफ प्रोफेस you will see disappearance of ER, Golgi, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये आपका प्रोफेज। देन प्रोफेज के आगे नेक्स्ट अगर बात करो, नेक्स्ट फेज आपका आता है आपका मेटाफेज, राइट। और मेटाफेज में अगर आप बात करते हो, नाम से पता चल रहा है, मेटा मतलब सेकंड, ठीक है। मेटाफेज सेकंड स्टेज है इसकी माइटोसिस की, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, कंप्लीटली हमें ऊपर से दिखा कि डिसइंटीग्रेशन हो गई है हमारे पास, इंटीग्रेशन हो चुकी है आपकी इसकी, न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो चुका है आपका, राइट। यहाँ पे मेन जो पार्ट रहेगा, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द मार्क ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द मेटाफेज, आप बोलोगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप shows या marks the beginning of the metaphase। तो न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे टोटली गायब हो गई है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में अपने आप को स्प्रेड कर चुके हैं। इवनली अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके जो क्रोमोसोम्स हैं सेंट्रोमियर्स के साथ ऑलरेडी अटैच है ही, और इस स्टेज पे वो और ज्यादा क्या हो जाएंगे, थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, ठीक है, थिकेस्ट एज वेल एज शॉर्टेस्ट हो जाए, क्लियर बात। और पीछे अभी हमने बात की, जो स्पिंडल फाइबर्स जो बनने लगेंगे, जो माइटोटिक स्पिंडल बनेंगे, वहां पे कौन सा प्रोटीन होगा, ट्यूबलिन प्रोटीन, क्लियर बात। अब यहाँ पर आप बोलोगे इट इज द बेस्ट स्टेज, इट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी इट्स मॉर्फोलॉजी। अगर क्रोमोसोम को पढ़ना है तो सबसे बेस्ट स्टेज मॉर्फोलॉजी की अगर उसकी पढ़ना चाहते हो तो वो कौन सी है, मेटाफेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है वो उतने थिक होते जाएंगे, उतने छोटे होते जाएंगे, कंपैक्ट होते जाएंगे, और साथ साथ में वो अपने आप को इस तरीके से कंपैक्ट कर लेंगे साइटोप्लाज्म में ताकि वो नेक्स्ट फेज की तरफ जो है वो मूव करने लगे, ठीक। दूसरी चीज, यहाँ पे जो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन है, स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट यहाँ पर, क्योंकि वहां इनिशिएट हुई थी तो यहाँ टोटली कंप्लीट हो जाती है। और जैसे ही ये क्रोमोसोम्स को कहाँ ले आते हैं, इक्वेटर पे, देखो डायग्राम पे देखो, देखो ये इक्वेटर पे अलाइन हो गए हैं, इसको आप मेटाफिजिक प्लेट बोलते हो, ये वाली प्लेट जो है इज कॉल्ड एज मेटाफिजिक प्लेट। ये इक्वेटर पे अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, और ये प्रोसेस जहाँ पे क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर ऑफ स्पिंडल पे अरेंज कर देते हैं, इसको आप बोलते हो कांग्रेशन, राइट। The process of bringing the chromosomes on the equator of the spindle called as congregation। ये क्रोमोसोम ने अपने आप को इक्वेटर पे अलाइन कर दिया, तो ये प्लेन बनेगा आपका सेंट्रोमियर्स का, इसको मैंने क्या बोला, क्या बोलते हो, यू कॉल्ड इट एज मेटाफेजिक प्लेट बोलते, तो ये बना, इस कॉल्ड एज द मेटाफेज है इसलिए मेटाफेजिक प्लेट बोलो, क्लियर।
अब एक पॉइंट और यहां से आपको याद रखना है, दैट इज अबाउट द, अब देखो अगर आप ये क्रोमोसोम समझो, क्या यहाँ पे होगा, अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर होगा कोस, ये आपका सर है, इस तरफ भी होगा इसी तरीके से, ये बीच में सेंट्रियोल है और ये आता है एस्टर फाइबर्स, राइट। इनके साथ जो है क्रोमोसोम के साथ जो है वो बाइंड अप किसकी वजह से होते हैं, यहाँ पर ये क्रोमैटिड आर्म्स के यहाँ पर एक प्रोटीन, इसके साथ ये फाइबर्स जो है वो क्या होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर है आपके, और अभी हमने जैसे बोला कि ये स्पिंडल फाइबर जो है ये किसके बने होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल के, मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं, ठीक है, ये आपकी क्रोमैटिड्स है, और यहाँ पे जो ये प्रोटीन है इस यू कॉल्ड इट एज काइनेटोकोर, तो मतलब एक उस तरफ से भी होगा और एक इस तरफ से भी होगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा दिस इज द सेंट्रियोल, और ये इसकी क्या आ जाएंगे, एस्टर, ठीक है। इस तरीके से ये जो है क्रोमोसोम जो है वो अलाइन होता है। तो नेक्स्ट चीज क्या, जब मेटाफिजिक प्लेट पे आ गए, सेंट्रोमेयर जो है ये ज्वाइन रहते हैं किसकी वजह से, एक स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर की वजह से, तो आप क्या बोलते हो, काइनेटोकोर बोलते हो, ठीक है, दिस स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। अब स्पिंडल फाइबर हमने बोला किसके बने, माइक्रोट्यूब्यूल के बने, काइनेटोकोर जो इसके आगे पीछे पर है वो अटैच हो जाएंगे इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ, और वो अपने आप को अलाइन कर देंगे यहाँ पर। इसी बात याद रखनी है आपको, मेटाफेज, क्लियर है ये भी बात, ठीक। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका कौन सा फेस, एनाफेज। एनाफेज की अगर बात करो, एना का मतलब क्या होता है, अप, एना मीन्स अप एंड फेज मीन्स द स्टेज। तो एनाफेज में सबसे पहले दिमाग में हमेशा याद रखोगे, यहाँ पे क्रोमैटिड्स जो हैं, यहाँ पे आपके क्रोमैटिड्स जो हैं दे विल मूव टुवर्ड द पोल, राइट। क्या क्या होने वाला है इसका मतलब, सेंट्रोमेयर जो हमने अभी पीछे बात की, जिन्होंने क्रोमैटिड्स को होल्ड किया था, यहाँ पर क्या होगी, स्प्लिटिंग, क्या आप याद रखोगे, यहाँ पर भी स्प्लिटिंग और सेपरेशन जो है आपकी यहाँ पर, और एनाफेज में तभी इसको अप बोलते हैं क्योंकि खींच के वो चीज ऊपर वाली तरफ जा रही है, स्प्लिटिंग एंड सेपरेशन ऑफ की, जो आपके क्रोमैटिड आर्म्स हैं, जो आपके डॉटर क्रोमैटिड्स बोल सकते हो या क्रोमोसोम्स बोल सकते हो, वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर जो है वो क्या बना सके, डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर क्रोमैटिड आर्म्स बना, राइट। अब जो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर्स के साथ यहाँ पे अटैच थे वो थोड़े से शॉर्टेंड हो जाएंगे और कोशिश करेंगे वो माइग्रेट करने की टुवर्ड द अपोजिट पोल। देखो आप डायग्राम में देख सकते हो, ये चीज दिख रहा है आपको, यहाँ से देखो ये खिंचोए, ये वी शेप स्ट्रक्चर बन गए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स की अगर बात करें, हमारे पास यहीं पे क्रोमोसोम्स जब अलाइन होते हैं डिपेंडिंग ऑन एनाफेज में ही, वो वी शेप बना रहे हैं तो मेटासेंट्रिक बोलोगे, एल शेप बना रहे हैं सब मेटासेंट्रिक बोलोगे, जे शेप बना रहे हैं एक्रोसेंट्रिक बोलोगे, और अगर आई शेप बना रहे हैं तो टिलोसेंट्रिक बोलोगे। यहाँ पर क्रोमोसोम, क्योंकि हम ये किसके बेसिस पे बात करते हैं, सेंट्रोमियर की पोजीशन, सेंट्रोमियर की पोजीशन जो है वो कहाँ पर है डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर वो वी शेप, अगर वो क्या बना रहे हैं आपके पास वी शेप क्रोमोसोम्स बना रहे हैं, तो हमने क्या बोला, वी शेप के लिए आप लिख सकते हो मेटासेंट्रिक, वी शेप के लिए मेटासेंट्रिक, एल शेप के लिए सब मेटासेंट्रिक, जे के लिए एक्रो, और आई के लिए किलोसेंट्रिक, राइट। ये भी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं, हमने क्या बोला, स्प्लिट होंगे और दूसरी तरफ खिंचोके जाएंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए यहाँ पे जो ये मूवमेंट हो रही है क्रोमोसोम की, ये एनाफेज में आप
इक्वेटोरियल प्लेट से वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, मतलब माइग्रेट होकर एक नीचे जाएगा, एक ऊपर वाली तरफ जाएगा, तो वो सेपरेट हो जाएंगे इस तरीके से। और जब सेपरेट होंगे तो आप यहाँ पे क्या पढ़ सकते हो, दिस इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोसोम, वेदर इट इज VLI या, हो गई है यार, बोल सकते हो V मेटा, L सब मेटा, I टीलो एंड J फॉर्म्स द एक्रोसेंट। तो बेस्ट शेप अगर क्रोमोसोम की आपको स्टडी करनी है तो एनाफेज पढ़ोगे, मॉर्फोलॉजी अगर आपको पढ़नी है तो आप क्या पढ़ोगे, तब आप मेटाफेज पढ़ोगे। लास्ट फेज इज द टिलोफेज। टिलोफेज की अगर आप बात करो, टिलो टिलो मीन्स एंड, ठीक है, ये सबसे आखिरी स्टेज है जहां पर क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने अपने ठिकाने पहुंच गए अपने, जहां पे भी उनका रिस्पेक्टिव पोल्स थे। अब सबसे पहले यहाँ क्या होगा, माइटोटिक स्पिंडल्स जो हैं, मतलब स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो डिसअपेयर हो जाएंगे, ठीक है, डन। आफ्टर दैट जैसे पोल्स की तरफ होंगे, क्रोमोसोम्स वापस से अनकॉइलिंग करेंगे, क्रोमोसोम्स की अनकॉइलिंग हो जाएगी वापस, अनकॉइलिंग हो गई तो मतलब वापस से वो इन, ठीक है, सिलेंड्रिकल और लॉन्ग बन जाएंगे, मतलब क्योंकि वो अपनी शेप जो है वापस क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो एट विच स्टेज क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी, आप बोलोगे दे लूज देयर आइडेंटिटी एट द टेलोफेज स्टेज, राइट। और रिगेन कहाँ पे कर रहे हैं वो प्रोफेज, राइट। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, दे लूज देयर आइडेंटिटी, डन। ये भी बात समझ आ गई हम लोगों को। आफ्टर दैट जब टेलोफेज की अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन जो आपको याद रखनी है, क्रोमोसोम की डिकंडेंसेशन की, ठीक है, वैसे ही मास बन गया जैसे पहला था। आफ्टर दैट जो है आपके पास न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी और बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स थी वो वापस से बन जाएंगी, तो मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह जो है वो वापस से क्या होंगी, फ्री, ठीक है। मे भी आपके पास दे लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या बोला हमने, दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड आफ्टर दैट आपको क्या चीज याद रखनी है, मैं बोल रही हूँ आप लिख लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, बाकी जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं जो हमने पहले बात की, गोल्गी अपरेटस, ठीक है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी की सारी जो है इट विल रिगेन, ये दोबारा आ जाएंगी, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अपीयरेंस अगर आपसे पूछा जाएगा, रीअपीयरेंस होगी, तो आप बोलोगे स्टेज में जो है इसकी क्या होनी है, रीअपीयरेंस। तो यहां तक हुई बात किसकी, टेलोफेज के बारे में। लास्ट वन इज द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्लांट सेल है सेल प्लेट बनेगी, और अगर हमारे पास एनिमल सेल है तो सेल फरो बनेगी। सेल फरो में हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, सेंट्रीपिटल, ठीक है, अंदर वाली तरफ। और उसमें प्लांट सेल में फ्रेगमोप्लास्ट बनता है, फ्रेगमोप्लास्ट मैंने आपको बताया है कि गोल्गी और ईआर की वजह से बनता है, और उसकी मूवमेंट जो है वो सेंट्रीफ्यूगल होती है, बाहर वाली तरफ। बस दो चीजें ये आपको याद रखनी है, साइटोकाइनेसिस में प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है, और एनिमल सेल में आपके पास जो है वो क्या फॉर्मेशन होती है, सेल फरो की। फरो कहाँ पे बन रही है, तरफ बन रही है, आपकी अंदर वाली तरफ, दैट इज सेंट्रीपिटली। और दूसरी वाली साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में अगर आप बोल रहे हो, तब उसमें मूवमेंट जो है वो कहाँ पर हो रही है, अंदर से बाहर, सेंट्रीफ्यूगली, दैट विल विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ तक जो है आई थिंक आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रोथ में हेल्प करता है,
सेल साइज जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्रोमोसोम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप बात करते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वहां पे ये काम करते हैं। रीजनरेशन वाउंड्स वगैरह जो हैं जितने भी, उनको रिपेयर करने में, हील करने में जो है वो माइटोसिस ही हेल्प करता है, राइट। तो आई थिंक माइटोसिस जो है आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गई हुई है कि कौन कौन से पॉइंट जो है आपको इस चीज के आपको याद रखने। तो आप ये देख सकते हो, ये टेलोफेज हुआ, आफ्टर दैट ये यहाँ से कट हो जाएगा, एक डॉटर सेल अलग बन जाएगा ऊपर और एक डॉटर सेल यहाँ। क्लियर। तो ये बात समझ आ गई कि किस तरीके से जो है तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है कि किस तरीके से जो है हमारा माइटोसिस का होल प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द मियोसिस, और आपको मियोसिस को बहुत ध्यान से याद रखना है क्योंकि मियोसिस वाले टॉपिक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहां से आते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो। स्प्लिटिंग कब हो रही है, एनाफेज में हो रही है, कौन से पोर्शन में, जी नॉट फेज में क्या हो रहा है, सब चीजें क्या हो रही है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द मियोसिस।